नमस्ते साथियों, मैं हूं आनंद पारिक और ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी फ्लाई। आपका स्वागत करता हूं मैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास है 6 नंबर हमारी ये क्लास है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। कल हमने जो 5 नंबर क्लास थी उसमें साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं मुख्य, वो सभी इतिहास ग्रंथ हमने 5 नंबर क्लास तक देख चुके हैं हम। अब हम साहित्य का काल विभाजन व नामकरण, इसमें काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है और काल विभाजन के विभिन्न आधार, काल विभाजन और नामकरण के विभिन्न आधार क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा जो विभिन्न विद्वानों ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन किए हैं, वो क्या क्या काल विभाजन उन्होंने किया है, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों पड़ी काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता हमें। तो सबसे पहला, सबसे सरल जो इसका कारण हो सकता है, अध्ययन की सुविधा के लिए काल विभाजन किया जाता है। अध्येताओं के अध्ययन की सुविधा हो जाए, इसीलिए काल विभाजन सबसे पहला, सबसे सरल जो कारण ये हो सकता है। साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए। तो दूसरा कारण, ये काल विभाजन की आवश्यकता क्यों। तो साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए हमें काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को जानने के लिए भी हमें साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और नामकरण की भी। साहित्यिक प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए, परंपराओं का उत्थान व पतन को जानने के लिए भी हमें, उत्थान पतन को हम जान सकते हैं काल विभाजन के द्वारा। कब जो है आदिकाल की जो परंपराएं थी वो समाप्त हुई, कब से भक्तिकालीन परंपराएं, जो भक्तिकाल साहित्य में परंपराएं हैं वो जो है उनका उत्थान हुआ। इसी तरह रीतिकालीन, तो इनका उत्थान और पतन जानने के लिए भी काल विभाजन आवश्यक है। साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना, ये हमें, अब भक्तिकाल समाप्त हो गया, रीतिकाल आ गया, कब आधुनिक काल कब से माना जाए, क्या समय सीमा है, क्या नामकरण। तो साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात काल विभाजन के द्वारा ही किया जा सकता है। जन चेतना का पता लगाने के लिए तो ये काल विभाजन किया जाना और नामकरण किया जाना आवश्यक है। तो ये हमने समझा कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है। आगे चलिए, एक इन्होंने रेनेवेकल का कथन देखिए। काल विभाजन के बिना साहित्य का इतिहास घटनाओं की अव्यवस्था का समूह, मनमाना नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। अगर काल विभाजन नहीं होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी घटनाओं में और मनमाना नामकरण हो जाएगा। कोई कुछ नाम दे देगा, कोई कहीं तक सीमा ले लेगा, कोई कहीं तक, तो दिशाहीन प्रवाह हो जाएगा अगर काल विभाजन और नामकरण नहीं हुआ। तो सारांश यह है कि अव्यवस्था से बचने के लिए व अध्येता की सुविधा के लिए साहित्य का काल विभाजन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इस परिभाषा ये जो इन्होंने दी है, कथन का है, इसके अंदर आप पूरी तरीके से काल विभाजन को समझ सकते हैं कि क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो साहित्य का इतिहास है वो घटनाओं की अव्यवस्था का समूह बन जाएगा, मनमाना नामकरण हो जाएगा और साहित्य का दिशाहीन प्रवाह जो है वो हो जाएगा। साहित्य का इतिहास कुछ भी उसमें समझ आने जैसा कुछ रहेगा नहीं। परंपराओं का उत्थान पतन नहीं समझ सकेंगे, साहित्य की दिशा और विकास को नहीं समझ सकेंगे और अध्ययन तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसका। तो इसलिए काल विभाजन बहुत ही आवश्यक। अब काल विभाजन आवश्यक तो है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की समस्याएं अनेक है। देखिए, कुछ मैंने जो है बिंदु यहाँ लिखे हैं। यह निर्णय करना कठिन है
कि अमुक काल अमुक अवधि भी किसी काल विशेष से या किसी अवधि विशेष से, उसके बाद से ये भाषा या विचारधारा समाप्त हो गई और अमुक तिथि या वर्ष से नई भाषा प्रारंभ हो गई। समझ गए आप कि यह निर्णय करना हमारे लिए कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि एक मतलब काल विशेष और अवधि विशेष से हम यह कहें कि यहाँ से यह विचारधारा समाप्त हो रही है और यहाँ से इस तिथि से और इस वर्ष से ये विचारधारा है जो प्रारंभ हो रही है। ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भाषा और विचारधारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन हम रात को सोए और सोकर सुबह उठे तो जो है वो सारी भाषा परिवर्तित थी या नया साहित्य का नया रूप जो है वो उत्पन्न हो गया था। ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि भाषा और विचारधारा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऐसे में काल विभाजन में समस्या आती है। अभी कहाँ तक का समय लें, कहाँ से समय को छोड़ें, कौन सा वर्ष निर्धारित किया जाए, अंतिम सीमा का, प्रारंभिक सीमा का, कहाँ से हिंदी चली है। तो आगे देखिए, कोई भी भाषा और विचारधारा का विकास अचानक नहीं होता है, रातों रात नहीं पैदा हो जाती है भाषा, जैसा कि मैंने बताया, और अचानक ही वे लुप्त नहीं होती, ना तो भाषा और ना विचारधारा। धीरे धीरे समय के साथ उनका विकास होता है भाषा और विचारधारा का, और धीरे धीरे ही समय के साथ वे धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। इन्हीं भाषा और विचारधारा दोनों से जो है साहित्य की निर्मिति यानी कि निर्मिति होती है। भाषा और विचारधारा दोनों के मेल से साहित्य की निर्मिति होती है। साहित्य की सही दिशा व विकास को समझने के लिए विभिन्न युगों की स्थितियां, उस युग में स्थितियां कैसी है, परिस्थितियां क्या, घटनाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियां क्या है, साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या है, लोक नायक, साहित्य नेता, शासन आदि चीज़ें, जिनसे भी, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जिनसे उस समय का साहित्य का विकास प्रभावित होता है, उनका आधार काल विभाजन व नामकरण में ग्रहण किया जाता है। कहीं वो भारतेंदु से प्रभावित हो रहा है, साहित्य नेता है, तो पूरा का पूरा वो युग जो है वो उनसे प्रभावित हो रहा है, तो भारतेंदु युग हम कह देते हैं। भक्ति काल जो है एक ऐसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, तो पुनर्जागरण जो भारतेंदु काल का ही दूसरा नाम है, वो भी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना आप समझ लीजिए। तो वो जो है वो पूरे साहित्य को, उस युग को, उन लोगों को, समाज को, वे चीज़ें, जब समाज की चीज़ें साहित्य को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं तो उन प्रवृत्तियों के अनुसार उस साहित्य का नाम रख दिया जाता है, उस काल का नाम रख दिया जाता है, साहित्य काल का नाम रख दिया जाता है। और जहाँ कोई भी नाम हमें ना मिले, कोई प्रवृत्ति विशेष हमें नहीं मिलती है, तो वहाँ पर कोई निर्विशेष नाम, जैसे आदिकाल हो गया, मध्यकाल हो गया। लेकिन यहाँ नाम रखते समय या काल विभाजन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पहल हमें प्रवृत्तियों को अध्ययन करके प्रवृत्तियों के अनुसार नाम रखने में करनी चाहिए, चाहे वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ हो, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हो, तो उन्हीं के आधार पर नामकरण, काल विभाजन का आधार जो है उन चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। अब हम आधार क्या हो सकते हैं काल विभाजन के, वो देख लेते हैं। देखिए, काल विभाजन के आधार, जैसा कि मैंने आपको बताया, शासक और उसके शासनकाल के आधार पर। एलिजाबेथ युग है अंग्रेजी साहित्य में, विक्टोरिया युग है, मराठा काल है मराठी में, आदि। ये ऐसे काल विभाजन हो सकता है। कारण क्या है इसका? जब किसी शासक का राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र अपने युग जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्यिक गतिविधियों पर प्रभाव डालता है, तो वह नामकरण का आधार हो सकता है। जैसे मराठा शासन था, तो उस समय का जो साहित्यिक गतिविधियां थी उन पर पूरा प्रभाव डाला, तो मराठा युग कहते हैं मराठा साहित्य में।
दूसरा देखिए, काल विभाजन का आधार लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। अब चैतन्य काल है, बांग्ला साहित्य के अंदर चैतन्य महाप्रभु का ही प्रभाव इतना हो गया था बांग्ला साहित्य के ऊपर कि नाम रख दिया गांधी युग। अब गुजराती साहित्य पर गांधी जी का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था कि गांधी युग गुजराती साहित्य में उन्होंने नाम दिया। तो चैतन्य या गांधी का अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जो साहित्य में व्यापक रूप से मुखरित होता रहा, और इसीलिए ये जो है इनके नाम से उस काल विशेष का नाम रख दिया गया। कोई समस्या नहीं, क्योंकि साहित्य पर की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा था ना। 3 नंबर देखिए, साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि। साहित्य नेता की प्रभाव परिधि के आधार पर नाम रखते हैं रविंद्र युग, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का ही एक युग है जो हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये साहित्य नेता की प्रभाव परिधि के आधार पर ही तो रखा गया नाम है। द्विवेदी युग काव्य में, भारतेंदु युग का बाद का जो जागरण सुधार काल है उसे द्विवेदी युग भी कहते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था उस काव्य में, काव्य लेखन में। उन्होंने परिष्कृत हिंदी पर जोर दिया। प्रसाद युग नाटक में, जब हम नाटक पढ़ते हैं तो प्रसाद को विशेष, जो प्रसाद के नाम से हम युगों का नामकरण करते हैं, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, प्रसाद से पूर्व के नाटक। शुक्ल युग निबंध लेखन में, क्योंकि निबंध लेखन में शुक्ल जी का प्रभाव जो ज़्यादा था। प्रेमचंद युग कहानी व उपन्यास में, प्रेमचंद युगीन उपन्यास या कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। जब हम उपन्यास और कहानियों को पढ़ते हैं तो इसी तरीके से तो काल नामकरण करते हैं। और देखिए, प्रेमचंद युगीन उपन्यास कहानियाँ प्रेमचंद से पहले के हैं, वो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और कहानियाँ, और प्रेमचंद के जो बाद में है प्रेमचंदोत्तर कहानी या उपन्यास का इतिहास। तो ये आदि इस तरह से देखिए, साहित्य नेता युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने पर ही इस गौरव का अधिकारी होता है। ऐसे हर किसी के नाम से देखिए, कवि लेखक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साहित्य नेता युग विशेष की साहित्य चेतना का प्रतिनिधि होना विशेष जरूरी है। जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानी तो हमें स्वतः ही पता लग जाता है कि वह प्रतिनिधि है। प्रसाद जी के नाटक आप देखिए तो स्वतः ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये प्रतिनिधि होने के लायक यही हैं। इस गौरव के अधिकारी जो हैं प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, भारतेंदु जी यही हैं। तो शेक्सपियर, रविंद्रनाथ या भारतेंदु व्यक्ति न होकर एक संस्था थे, युग निर्माता थे ये लोग, जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, और इसीलिए जो है इन्हें यह गौरव मिला कि इनके नाम से नामकरण हुआ उस युग विशेष का। अब देखिए 4 नंबर जो आधार है काल विभाजन और नामकरण का, राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। भक्ति काल, भक्ति आंदोलन हुआ, देखिए सब कुछ भक्तिमय हो गया। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी, अगर साहित्य नेता की प्रभाव परिधि के हिसाब से नाम देखें तो भारतेंदु युग, और राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना की प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया जाए तो पुनर्जागरण काल, उस समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ा और उसी के हिसाब से साहित्य लिखा गया। सुधार काल, जागरण सुधार काल द्विवेदी साहित्य नेता के नाम पर, और जागरण सुधार काल भी बोलते हैं क्योंकि उस दौर में सुधार चल रहा था, अपने सभी तरीके से सुधार कार्य जो हैं उसमें चल रहे थे। तो साहित्य में भी सुधार, भाषा का सुधार द्विवेदी जी ने जोर दिया था काव्य में। युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड के हिसाब से। स्वातंत्र्योत्तर काल, तो ये आज़ादी के बाद का, ये आदि नाम भी जो प्रवृत्ति है उस हिसाब से दिए जा सकते हैं, ये भी आधार हो सकते हैं।
राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन या प्रवृत्ति के अनुसार नाम की सार्थकता और भी अधिक स्पष्ट है। जैसे भक्ति, पुनर्जागरण अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना साहित्य पर भी था। तो यह बात आप समझ गए होंगे। अब पांचवां देखिए, साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर। अरे ये तो अब साहित्य है और साहित्य प्रवृत्ति वैसी है तो नामकरण ये तो बहुत अच्छा हो गया। रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद आदि नाम जो है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किए गए नामकरण है। साहित्य के इतिहास का मूल आधार है काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन या साहित्यिक प्रवृत्ति, जिसका माध्यम उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति हो सकती है। अतः उसके अनुसार नामकरण की सार्थकता क्या है? स्वतः सिद्ध है। तो ये तो सबसे अच्छा आधार हो गया ना, सबसे अच्छा आधार हो जाएगा। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर अगर नामकरण हो रहा है तो अन्य आधार लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन जिसका माध्यम उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, तो सबसे अच्छा नामकरण हो जाएगा। लेकिन जहाँ साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है कि साहित्यिक प्रवृत्ति कोई एक विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं होती है काल विशेष के अंदर, तो अन्य आधार पर भी नामकरण या काल विभाजन कर दिया जाता है। छठा और लास्ट देखिए, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। वो मैंने जैसा आपको बताया था, कभी कोई प्रवृत्ति ना मिले अपने को तो एक निर्विशेष नाम जैसे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल सीधा नाम कर दिया, बस ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार से कर दिया। किसी किसी युग में ऐसा भी होता है, अब आप पूरी बात समझिए इसको, किसी किसी युग में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता। अनेक प्रवृत्तियां चल रही होती है, भक्ति में साहित्य भी लिखा जा रहा है, वीर गाथात्मक साहित्य भी लिखा जा रहा है, नीतिगत साहित्य भी लिखा जा रहा है, श्रृंगारिक साहित्य भी लिखा जा रहा है, और वो प्रचुर मात्रा में सभी तरह की धाराएं एक साथ चल रही हैं। कोई भी प्रवृत्ति ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रवृत्ति जो है इसमें ज़्यादा रचना हो रही है, तो क्या करेंगे? कोई प्रमुख प्रवृत्ति नहीं हुई, प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं मिली हमें, वहाँ क्या किया हमने? निर्विशेष नाम रख दिया। तो ऐसे उस स्थिति में निर्विशेष नाम उपयोगी होते हैं। तो जहाँ प्रवृत्ति विशेष नहीं होती है वहाँ देखिए, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, वहाँ सायास प्रयत्न पूर्वक, धक्के से मतलब जोर जबरदस्ती, वहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण करना अनुचित व गलत होता है, जहाँ प्रवृत्ति है नहीं और हम मान रहे हैं। और वीर गाथा काल, शुक्ल जी ने दिया है आदिकाल को नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी होता है। अब आप कहेंगे वीर गाथा काल कैसे? तो वीर गाथा काल में जो आदिकाल था उसमें जो रचनाएं शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गाथात्मक ही रचनाएं रची जा रही थीं, और फिर वही शुक्ल जी कह देते हैं कि जो ये रचनाएं हैं ये तो अप्रमाणिक है। 12 रचनाओं के आधार पर जो 8 रचनाएं वीर गाथात्मक बताते हैं, वो जो रासों की रचनाएं हैं वो खुद ही शुक्ल जी उन्हें अप्रमाणिक मान लेते हैं। कुछ रचनाएं उनमें मिली नहीं हैं, विद्वान उन्हें बाद के प्रवर्ती काल की सिद्ध कर देते हैं कि ये तो बाद में रची गई है, आदिकाल में तो रची नहीं गई है। जो रचनाएं उस काल में रची नहीं गई है, जो शुक्ल जी खुद कहते हैं कि ये अप्रमाणिक भी हैं, ये प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है, और जो रचनाएं मिली नहीं है उन्हीं रचनाओं के आधार पर जब शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गाथा काल है, तो फिर वो एक सायास प्रयत्न हो गया ना, प्रयत्न पूर्वक नामकरण करने वाली बात हो गई। और तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आदिकाल नाम रख दिया, ठीक है, सभी प्रवृत्तियां इसमें सम्मिलित हो जाएंगी।
तो ऐतिहासिक कालक्रम ये बड़ा काम देता है। ऐतिहासिक कालक्रम क्या, जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता वहाँ एक सीधा नाम रख दिया। आगे देखिए नामकरण के बारे में और काल विभाजन के बारे में। किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो उसकी मूल साहित्य चेतना को प्रतिबिंब कर सके। नाम लेते ही हमें उस साहित्य चेतना के मतलब प्रतिबिंबित हो जानी चाहिए वो हमारे मानस पटल पर, कि भक्ति काल है तो भक्ति साहित्य उसमें प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, हम रीति काल है तो रीति है। तो ये हमें नाम से तुरंत ही आभास हो जाता है उस कालखंड में क्या है। काल विभाजन में एक रूपता अनिवार्य नहीं है। देखिए एक रूपता तो अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता क्या है, इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो। जो नाम है वो उस काल का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जो नाम है वो साहित्य है उस समय का, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में से समझने में सहायक हो। ऐसा नाम होना चाहिए कि क्या परंपरा चल रही है, उस परंपरा के अनुसार नाम उस समय का होना चाहिए। एक लाइन मैंने और लिखी है, देखिए एक पॉइंट, नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग की साहित्य चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करता हो। यदि साहित्यिक नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती हो तो अन्य उचित नाम आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं मिल रही हो या भ्रांति उत्पन्न हो रही हो तो अन्य आधार हम ग्रहण कर सकते हैं या निर्विशेष नाम उस काल विशेष का रख सकते हैं। तो ये 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। ये देखिए यहाँ मैंने लास्ट में लिखा है, नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नाम ना रखें कि किसी कालखंड का कि वो जो है साहित्यिक परंपरा को सही रूप में समझाने में सहायक न हो। तो सारांश क्या है इस बात का, सारी बातों का, ये मैंने देखिए लिखा है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। 2 नंबर देखिए, युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना का आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहां ऐसा नहीं हो सकता वहां राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति जैसे भक्ति काल हो गया, पुनर्जागरण हो गया, लोकनायक या साहित्य नेता जैसे भारतेंदु काल हो गया, द्विवेदी युग हो गया, को भी आधार बनाया जा सकता है। साहित्यिक प्रवृत्ति जहाँ हमें नहीं मिलती है वहाँ की बात है ये। या फिर कभी कभी विकल्प कुछ भी ना हो तो निर्विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि आदिकाल, मध्यकाल, ये नाम हो गए। नामकरण में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी तो चाहिए, लेकिन उसे सायास यानी प्रयत्न पूर्वक सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्ण नामकरण उचित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, कहने का तात्पर्य जहाँ तक संभव हो एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही है, एक रूपता लाने से नामकरण में भ्रांति उत्पन्न हो रही है तो ये एक रूपता आवश्यक नहीं है, यानी कि नाम के लिए रूप का बलिदान आवश्यक नहीं है। तो नामकरण एकदम साहित्यिक प्रवृत्ति या सांस्कृतिक प्रवृत्ति, लोकनायक, साहित्य नेता आदि को आधार बनाकर किया जा सकता है, और जहाँ ये कुछ भी आधार विकल्प हमारे पास नहीं है वहाँ निर्विशेष नाम हम रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 नंबर बात है, युगों की सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। युगों का जो सीमांकन है वो मूल प्रवृत्ति कब से शुरू हो रही है, जैसे भक्ति की प्रवृत्ति है तो रीति की प्रवृत्ति है तो कब से शुरू हो रही है, वहाँ से तो उसका आरंभ होगा। और
ये प्रवृत्ति, नई प्रवृत्ति कहाँ से शुरू हो रही है? आधुनिक काल कहाँ से शुरू हो रहा है? वो प्रवृत्ति, रीतिकाल की प्रवृत्ति कहाँ समाप्त हो रही है? देखिए, युगों का सीमांकन का कीजिए। यहाँ पर युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो और नए स्वर एवं चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा, और जहाँ वह समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा होनी चाहिए। समझ गए आप कि साहित्य के मूल स्वर या मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो, जहाँ पर जैसे भक्ति काल में जो मूल चेतना उसमें परिवर्तन आ गया, भक्ति की मूल चेतना जो साहित्य में है, भक्ति का मूल स्वर है, उसमें परिवर्तन आ गया और नई चेतना जो है, नया स्वर जो है रीति का, वो शुरू हो गया है। तो वहाँ क्या है, भक्ति काल की तो अंतिम सीमा हो गई, और जहाँ से नया स्वर आरंभ हो गया, नया चेतना, नई प्रवृत्ति आरंभ हो गई, वहाँ से रीति काल आरंभ हो गया। तो वहाँ हम भक्ति काल का तो क्या मानेंगे? अवसान मानेंगे, और रीति काल का क्या मानेंगे? आरंभ मानेंगे। तो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी प्रवृत्ति तो वहाँ पर समाप्त हो गई और नई प्रवृत्ति वहाँ पर शुरू हो गई। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया काल विभाजन। ये तो मोस्ट है, देखिए ये पूरा का पूरा काल विभाजन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहले साहित्य इतिहासकार जो कौन थे? गारसा तासी थे, और दूसरे शिव सिंह सेंगर। गारसा तासी ने लिखा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी, 2 भाग इस ग्रंथ के थे। 1839 और 1847 में इसके दोनों भाग प्रकाशित हुए थे। 1871 ईस्वी में इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो ये ग्रंथ था गारसा तासी का, हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंच भाषा में लिखा इन्होंने। 738 कवियों का परिचय दिया, 72 कवि हिंदी के, बाकी उर्दू अन्य भाषाओं के। तो वो सारी बातें मैं आपको एक बार ऐसे ही बस रिमाइंड। तो गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। इन दोनों ने, मुद्दे की बात यह है कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो प्रथम 2 साहित्य इतिहास लेखक हिंदी के जो हैं वो काल विभाजन का प्रयास नहीं करते हैं, कोई नामकरण नहीं है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रयास, बहुत ही मोस्ट हो जाती है ये बात, सबसे पहला प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास करने वाले कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने किया है सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास। और ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। विलियम जोन्स द्वारा स्थापित संस्था कलकत्ता में थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ जो है इनका प्रकाशित हुआ था ग्रियर्सन जी का 1888 में। फिर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ 1889 ईस्वी में। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है। तो श्रेय किसे जाएगा? सर्वप्रथम काल विभाजन का श्रेय जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। अब देखिए, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 युगों में बांटा है। वह अपने ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है। 12 अध्याय हैं इनके ग्रंथ में। जो 11 अध्याय हैं पहले, वो तो 11 युग ही हैं। युग अलग अलग अध्याय के रूप में इन्होंने रख दिए हैं। 12 अध्यायों में विभक्त किया है। 12वां अध्याय विविध है, जो युग नहीं है। बाकी 11 के 11 जो हैं वो युग है। विविध कोई युग नहीं होता है। विविध में अन्य
सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं। और आचार्य शुक्ल जी ने ग्रियर्सन के 11 युगों को अध्यायों के नाम मात्र ही कहा है ये तो बस ये पाठ हैं, इनके अध्याय हैं, युग वगैरह इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनका काल विभाजन और नामकरण ही इस तरीके का है। चूंकि ये प्रारंभिक नामकरण है तो कमियां त्रुटियां तो अवश्यंभावी है ही है। बाद के प्रवृत्ति इतिहासकारों ने उसमें खूब सुधार किया, तो ये तो प्रारंभिक है। चलिए आगे देखिए। ग्रियर्सन द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के विकास के 11 युग दिए गए। 11 युग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला युग उन्होंने बता दिया चारण काल। चारण काल नाम और किस इतिहासकार ने दिया है? आदिकाल को संधि काल जोड़कर आगे चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, याद रखिए। 700 ईस्वी। अच्छा, ग्रियर्सन जो है उन्होंने ईस्वी सन में दिया है ये टाइम जो है, समय। चारण काल, पहला काल चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, दूसरा कालखंड हो गया या दूसरा अध्याय भी है। साथ में युग है और साथ में अध्यायों के नाम भी हैं। 3 जायसी की प्रेम कविता, यह उन्होंने युग का नाम दे दिया, युग के साथ साथ अध्याय हो गया। 4 ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। 5वां मुगल दरबार, 6ठा तुलसीदास, 7वां रीति काव्य 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी। 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि यानी तुलसीदास के बाद के कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी तक। और फिर 57 के बाद क्रांति के बाद तो विक्टोरिया ने शासन संभाल लिया, तो 11 नंबर अध्याय या युग है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। और 12वां विविध हो गया। 11 क्रमांक तक तो क्या है, युग और अध्याय है। 12वां केवल अध्याय, ये युग नहीं है। अध्याय तो हो गए 12, युग हो गए 11। तो ये ग्रियर्सन का जो 11 युग है। अब ये कहीं से भी नामकरण या काल विभाजन इनका सही नहीं है। इन्होंने तो एक ही कालखंड के 3-3 नाम दे दिए। देखिए, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय भक्ति काल, तुलसीदास भक्ति काल, मुगल दरबार भक्ति काल, तो जायसी की प्रेम कविता भक्ति काल। ये तो एक ही कालखंड की कहानी, इन्होंने 4 युगों में 4 नामकरण कर दिए उसके। और कहीं पे ये नामकरण दे रहे हैं, देखिए 18वीं शताब्दी, यहाँ प्रवर्ती कोई इन्होंने नहीं दी है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान ये नाम दे दिया, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये नामकरण इनका चूंकि सही नहीं है, लेकिन आरंभिक नामकरण है, सबसे पहले करने वाले विद्वान हैं, गौरव प्राप्त है सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का, तो ठीक है। आगे देखिए, दूसरे इतिहासकार हमारे मिस्र बंधु विनोद लिखा, इसके ऊपर लाइन खींच देते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को जो है 5 कालखंडों में विभक्त कर दिया। 4 तो इनके ग्रंथ के ही भाग हैं, 5000 कवियों का विवरण विवेचन है। तो 5 कालखंडों में पूरे के पूरे शुरुआत से लेकर जब इन्होंने ग्रंथ लिखा तब तक के हिंदी साहित्य को इन्होंने 5 कालखंडों में बांट दिया और उसका उपविभाजन किया 8 कालखंडों में। उपविभाजन भी किया उन 5 कालखंडों का 8 कालखंडों में। और वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आरंभिक काल। अच्छा, यहाँ पर आरंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी साहित्य के पहले काल को प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। 700 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक ये कहते हैं कि ये आरंभिक काल था। ईस्वी सन में हम बात करें 643, अब 57 साल छोटा हो गया ना, तो 1387 ईस्वी तक ये विक्रमी संवत में इनका काल विभाजन और नामकरण। तो पहला इनका काल है आरंभिक काल,
700 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक। अब उप विभाजन आरंभिक काल को दो भागों में इन्होंने बांट दिया। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत तक। ये यहाँ पे आप 1400 नहीं 1444 विक्रमी संवत कीजिए, गलती से यहाँ 1400 लिखा गया। तो 700 से 1343 विक्रमी संवत तक पूर्व आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल यानी कि बाद का आरंभिक काल जो है वो 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। फिर उन्होंने माध्यमिक काल कहा, इसमें भक्ति काल आ गया 1445 विक्रमी संवत से। देखिए ये 1444 पर खत्म हो रहा है, अगले इस वर्ष से ये शुरू हो रहा है 1680 विक्रमी संवत तक इन्होंने कह दिया। और 3 नंबर जो उप विभाजन के अनुसार पूर्व माध्यमिक काल यानी कि पहला कालखंड माध्यमिक काल का पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी तक। और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। अगला देखिए 3 नंबर इन्होंने नाम दिया अलंकृत काल, रीतिकाल को नाम दे दिया 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। अब इसे पहले वाले अलंकृत काल को कह दिया, पहले भाग को पूर्वालंकृत काल, जैसे माध्यमिक को पहले पूर्व माध्यमिक कह दिया, इसे पूर्वालंकृत काल कह दिया। और आरंभिक को पूर्वारंभिक काल कह दिया। तो पूर्वालंकृत काल 1681 ईस्वी से विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत तक। और उत्तरालंकृत काल जो है वो 1790 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक उत्तरालंकृत काल कह दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरंभिक काल को तो उत्तरारंभिक काल कहा, दूसरे भाग को बाद वाले भाग को माध्यमिक काल के अंदर बाद वाले भाग को इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल कह दिया। और यहाँ पर उत्तरालंकृत काल कह दिया, तो यहाँ भी उत्तरा माध्यमिक काल कह सकते थे, उत्तर माध्यमिक काल भी ये कह सकते थे। तो इनमें भी एक रूपता नहीं है नामकरण में। परिवर्तन काल चौथा नंबर काल इन्होंने परिवर्तन काल कहा, जो 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक। और पांचवा काल है वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक, यानी जब इन्होंने ग्रंथ लिखा। परिवर्तन काल और वर्तमान काल का उपविभाजन इन्होंने नहीं किया, नहीं तो आपको और पढ़ना पड़ता ज़्यादा। तो शुक्र है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, मुख्य तो यही याद रखने वाले हैं। ये तो पूर्व और उत्तर, बस इसमें प्रौढ़ कर दिया, इसमें भी उत्तर कर देते तो और आसान हो जाता। ये पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक